आज हम जो टॉपिक लेंगे वो है मानव उत्सर्जन तंत्र। हम विभिन्न प्रकार के तंत्र मानव कार्यकी के अंदर टॉपिक में ले चुके हैं, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मानव उत्सर्जन तंत्र। तो इस तंत्र को समझने से पहले हमें कुछ जो है शब्दावलियाँ, डेफिनेशन, वर्ड्स हमें समझने पड़ेंगे कि हमारे शरीर में कुछ उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, ठीक है। और हम पढ़ेंगे उत्सर्जी अंग, ठीक है, उत्सर्जन क्रिया, और फिर हम आएंगे उत्सर्जन तंत्र पे। तो उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है कि जीवों में उपापचय क्रिया होती है। उपापचय क्रिया, इस उपापचय क्रिया के फलस्वरूप कुछ हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए किसी काम के नहीं है। अगर वो हमारे शरीर के अंदर रहेंगे तो हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाएंगे, हमारे अंगों को, तंत्रों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो उपापचय क्रिया के फलस्वरूप कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं, ठीक है। जैसे CO2 है, पसीना है, मलमूत्र है, ठीक है, और नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। तो ये हमारे शरीर के अंदर बनते हैं उपापचय क्रिया के फलस्वरूप। इन्हें हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। क्लियर है? अगला आपका टॉपिक है उत्सर्जी अंग, यानी कि वे अंग जो हमारे जीवों में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं उनको वो बाहर निकालते हैं, त्यागते हैं, उत्सर्जन करने में मदद करते हैं। उत्सर्जन करने में मदद करते हैं। जैसे त्वचा, तो त्वचा है वह पसीने को, लवणों को, अतिरिक्त जल को, लवण को बाहर निकालने का काम करती है। इसी प्रकार से जो यकृत है वो अमोनिया को यूरिया में बदलता है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मृत आरबीसी का विघटन करके वर्णक भी बनाता है, ठीक है। इसी प्रकार से फेफड़े होते हैं, लंग्स हमारे, वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल को बाहर निकालने का काम करते हैं। इसी प्रकार से हमारे प्रमुख उत्सर्जक अंग जिसे हम वृक्क कहते हैं, किडनी, यह यूरिया का उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम मुख्य ये चीज पढ़ेंगे कि किडनी की संरचना क्या है, इसकी क्रियाविधि क्या है। क्लियर है? अगला टॉपिक अपने उत्सर्जन क्रिया। जीवों में उपापचय क्रिया के दौरान पाचन क्रिया होती है, श्वसन क्रिया होती है, परिसंचरण क्रिया होती है। इसी प्रकार से उत्सर्जन क्रिया भी है। इस क्रिया के दौरान क्या किया जाता है कि हानिकारक पदार्थ जो बनते हैं उन्हें उत्सर्जन किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। क्लियर है? तो हमारे यहाँ पर ये टॉपिक है उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी अंग, उत्सर्जन क्रिया, ठीक है। अब हमारा टॉपिक आता है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में दो या दो से अधिक अंग मिलकर के, ठीक है, दो या दो से अधिक अंग मिलकर के यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं तो उत्सर्जन तंत्र में आ जाएगा। मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर आप क्या कहोगे कि दो या दो से अधिक अंग मिलकर के नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पाद का उत्सर्जन किया जाता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। तंत्र के अंदर आपको मालूम है उत्सर्जी अंग भाग लेते हैं। यह उत्सर्जी अंग जो है वह हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। स्टूडेंट, अगला अपना टॉपिक है कि नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों के उत्सर्जन के आधार पर
जीवों की श्रेणियां। तो जीवों को कितने श्रेणियों तो जीवों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, इसके आधार पर, नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों के आधार पर, जो मैंने आपको बताया था, ये होते हैं अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। जीवों के अंदर प्रोटीन उपापचय के फलस्वरूप ये 3 हानिकारक पदार्थ बनते हैं, इनका उत्सर्जन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो जीवों की 3 श्रेणियां हैं। नंबर 1 अमोनिया उत्सर्जी जीव, नंबर 2 है यूरिया उत्सर्जी जीव, नंबर 3 है यूरिक अम्ल उत्सर्जी जीव। तो सबसे पहले परिभाषा हम लेते हैं अमोनिया उत्सर्जी जीव। वे जीव जो नाइट्रोजन अपशिष्ट के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें अमोनिया उत्सर्जी जीव कहते हैं। यूरिया उत्सर्जी जीव किसे कहते हैं? वे जीव जो नाइट्रोजन अपशिष्ट के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, ठीक है। यूरिक अम्ल उत्सर्जी जीव किसे कहते हैं? वे जीव जो नाइट्रोजन अपशिष्ट के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। अब इनके उदाहरण देखते हैं। तो अमोनिया में क्या है कि ये बहुत ही हानिकारक, अति हानिकारक पदार्थ है। मैंने आपको ये चीज पहले बता दी है कि नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पाद ये 3 होते हैं और इनका निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रोटीन उपापचय के फलस्वरूप। ये बनते हैं, ठीक है। जिसमें से जो अमोनिया है बहुत ही हानिकारक पदार्थ होता है, ये शरीर में ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए और यह जल के अंदर घुलनशील भी होता है, ठीक है। तो इसमें जो जीव आते हैं, इस श्रेणी में जो जीव आते हैं वह अधिकतर जलीय जीव होते हैं। जलीय जीव हैं, जलीय कीट हैं, प्रोटोजोआ, कोरीफेरा, हाइड्रा संघ वाले जो जीव हैं, क्लियर है, तो वो इसके अंदर आते हैं। और मीठे जल वाली मछलियां, मीठे जल वाली मछलियां, यह अमोनिया उत्सर्जी जीव है। तो अधिकांश जो जलीय जीव है, जलीय कीट है, मछलियां हैं, वो इसमें आती है। यूरिया उत्सर्जी जीव, परिभाषा मैंने आपको पहले बताई दी है, वे जीव जो नाइट्रोजन अपशिष्ट के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। और यह कम हानिकारक है, कम हानिकारक होता है, यह भी जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। इसे शरीर के अंदर हम कुछ देर तक रोक भी सकते हैं, ठीक है। जबकि इसका तो तुरंत उत्सर्जन होता है जल के माध्यम से, इसमें जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसीलिए देखो इन जीवों के अंदर अनुकूलन ऐसा है कि ये जीव जल के अंदर ही होते हैं और उत्सर्जन अमोनिया का आसानी से हो जाता है। इसके जो उदाहरण है वो है उभयचर और स्तनधारी जीव, मैमल्स जो है यूरिया उत्सर्जी जीव होते हैं। और इसके अलावा जितनी भी अस्थिर, उपास्थि जो मछलियां रह गई है वो इसके अंदर आती है, क्लियर स्टूडेंट। यूरिक अम्ल उत्सर्जी जीव, यूरिक अम्ल भी एक नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पाद है और यह जल में कम घुलनशील होता है, यानी कि इसको उत्सर्जन करने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। इसीलिए इसका जो रूप होता है वह गाढ़ा होता है। तो इस श्रेणी के अंदर कौन से जीव आते हैं? तो मैं आपको बताऊं, एवीज, जितने भी पक्षी वर्ग हैं, जितने सरीसृप जीव हैं और मरुस्थल आवास के जीव, मरुस्थल आवास के जीव यूरिक अम्ल उत्सर्जी जीव कहलाते हैं। तो हमने जो अपना टॉपिक इन परिभाषा के बाद में, इन परिभाषाओं के बाद में हमने जो टॉपिक किया वो हमारा टॉपिक ये था कि नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों के उत्सर्जन के आधार पर जीवों की 3 श्रेणियां हैं: अमोनिया उत्सर्जी जीव,
यूरिया उत्सर्जी जीव और यूरिक अम्ल उत्सर्जी जीव, उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण के कौन कौन से जीव इन श्रेणियों के अंदर आते हैं वो हमने लिया है। क्लियर है। अगला अपना टॉपिक है मानव उत्सर्जन तंत्र, जिसमें 2 किडनी होती है, किडनी से निकली हुई मूत्रवाहिनियां मूत्राशय में खुलती है, मूत्र मार्ग। स्टूडेंट, कुछ इस प्रकार का मानव उत्सर्जन तंत्र होता है। इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं उत्सर्जी अंग, वो हम देखते हैं। तो ये प्रमुख अंग है जिसे हम कहते हैं किडनी। तो ये है बायां वृक्क, दायां वृक्क। ये इस प्रकार के सेम के बीच के आकार के गहरे लाल, सेम के बीच के आकार के होते हैं। और प्रत्येक जो किडनी होती है, वृक्क होता है, वो लगभग 120 से 150 ग्राम का होता है। इन दोनों वृक्क को आप देखो तो ये आमने सामने नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। जिसमें ये जो दायां वृक्क है ये थोड़ा नीचे है, और वो ऊपर जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे लीवर, उसकी वजह से ये थोड़ा नीचे होता है, ठीक है। और यह जो स्थिति होती है इनकी, यह हमारे उदर गुहा में पीछे की तरफ पृष्ठ भाग पर होते हैं, जहां हमारी ये पसलियां 12वीं पसली खत्म होती है। तो यहाँ पर आगे की तरफ नहीं होते हैं, ये पीछे पृष्ठ भाग में होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। इनके ऊपर, प्रत्येक वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि होती है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसको हम एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक किडनी से कीपाकार मूत्रवाहिनियां निकलती है। मूत्रवाहिनियां प्रत्येक किडनी से जो निकलती है, ये एक धसा हुआ भाग होता है, गड्ढा होता है जिसे हम हाइलम कहते हैं, यहां से ही निकलती है। और इसी भाग में वृक्कीय धमनी और वृक्कीय शिरा जुड़ी होती है प्रत्येक किडनी से, ठीक है। तो ये हमारी प्रमुख जो है महाधमनी, जिसे हम पश्च महाधमनी और पश्च महाशिरा कहते हैं, इससे निकलती है और वृक्क में वृक्क से जुड़ी होती है। क्लियर है। प्रत्येक मूत्रवाहिनियां जो खुलती है, जो दोनों मूत्रवाहिनियां, यह है मूत्राशय में खुलती है, ठीक है। और मूत्राशय से जुड़ा हुआ होता है मूत्र मार्ग। तो ये जो मैंने नाम लिखे हैं, यह मानव उत्सर्जन तंत्र में आते हैं। इस प्रकार से हमें इसका वर्णन करना होता है। यह टॉपिक सन 2018 के अंदर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बताइए और समझाइए। प्रकार से रुधिर के माध्यम से लीवर से जो यूरिया है वो किडनी में आता है, और यहाँ पर रुधिर को छानने की क्रिया होती है, यानी कि रुधिर से यूरिया को, अतिरिक्त जल और लवण को अलग किया जाता है। उन्हीं अतिरिक्त जल, लवण प्लस यूरिया जो है, इसे ही हम मूत्र कहते हैं, यूरिन कहते हैं, और उसका उत्सर्जन किया जाता है, निकाला जाता है किडनी के माध्यम से मूत्रवाहिनी द्वारा। मूत्राशय में वो इकट्ठा होता है। अस्थायी रूप से प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान इसकी जो पेशियां हैं, उनमें कर्मानुकुंचन तरंगें उत्पन्न होती है, और मूत्र मार्ग द्वारा हम उसको, यूरिन को त्याग देते हैं। तो मानव किडनी कुछ इस प्रकार की होती है। इसका जो ये बाह्य भाग होता है, इसको हम कहते हैं संपुट,
या रीनल कैप्सूल, यह भाग जो मुख्यतः रेशेमय संयोजी ऊतकों का बना होता है, ठीक है। और इस संपूर्ण को जब आप अंदर से देखें तो इसके दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स बाह्य भाग होता है, लाल होता है, मेडुला आंतरिक भाग होता है। क्लियर है? मानव वृक्क कहाँ पाया जाता है? मानव वृक्क उदर गुहा में, रीढ़ के दोनों तरफ पृष्ठ भाग पर, जो मैंने आपको पहले बता रखा है, पाया जाता है। दो वृक्क होते हैं, दोनों गहरे लाल रंग के होते हैं, सेम के बीज के आकार के होते हैं। इनका जो वजन होता है वह 120 से 150 ग्राम के लगभग होता है, और ये इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वह लगभग 10 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? और यह उदर गुहा के अंदर जो है पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा जुड़ा होता है। उदर गुहा से यह है पेरिटोनियम झिल्ली से जुड़ा होता है, और प्रत्येक वृक्क के ऊपर की तरफ टोपी नुमा एड्रिनल ग्रंथि, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, वह पाई जाती है। एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। इस अगर किडनी को हम देखें ध्यान से तो इसका जो एक भाग है वो तो होता है उत्तल शेप में, उभरा हुआ उत्तलाकार, और इसका जो आगे वाला भाग है जिसमें मूत्रवाहिनी जुड़ी हुई है, वृक्क धमनी, वृक्क शिरा, लसिका वाहिनी, तंत्रिकाएं आती है, ठीक है। ये जो जुड़ी हुई होती है वाहिनियां, तो ये भाग थोड़ा धसा हुआ होता है, तो ये अवतलाकार होता है, ठीक है। ये अवतलाकार भाग एक गड्ढे के रूप में बनता है जिसे हम कहते हैं हाइलम। हाइलम अंदर की तरफ। इन भागों को देखने से पहले हम इस संपुट के दो भाग देख लेते हैं कि कॉर्टेक्स कहाँ होता है और मेडुला कहाँ होता है, ठीक है। तो जो कॉर्टेक्स भाग है, ये कॉर्टेक्स भाग है, बाह्य भाग, ये कहलाता है कॉर्टेक्स, ठीक है। जबकि मेडुला भाग जो है ये अंदर वाला भाग है। ये जो इस प्रकार के ये आपको पिरामिड दिखाई दे रहे हैं, ये मेडुला वाला भाग है और ये मेडुला वाला भाग है। मेडुला वाला भाग में आप देखो तो हाइलम, जो मैंने आपको बताया था, अवतलाकार जो गड्ढा रूप संरचना है वह अंदर की तरफ खुल जाता है, ठीक है। तो इस खुले हुए भाग को हम कहते हैं पेल्विस। पेल्विस, और यह भाग मेडुला का है। पेल्विस में आपको इस प्रकार से प्यालेनुमा संरचना ये दिखाई दे रही है, ये प्यालेनुमा संरचना, जिन पर इस प्रकार के ये जो है पिरामिड टिके हुए होते हैं, ठीक है। तो इस प्यालेनुमा संरचना जो पेल्विस वाला भाग है उसके आगे की तरफ प्यालेनुमा संरचना कैल्किस होती है, कैल्किस होती है, जिन पर ये पिरामिड टिके होते हैं। पिरामिड, मेडुला के पिरामिड टिके होते हैं, ठीक है। तो ये संरचना जो है यह है पिरामिड कहलाती है। इन पिरामिड में मैंने आपको पहले बता रखा है कि ये जो पिरामिड होते हैं मेडुला का भाग होता है और ये जो भाग है कॉर्टेक्स का भाग है। तो प्रत्येक पिरामिड जो है क्रमागत उन प्रत्येक दो पिरामिड के बीच में ये जो भाग कहलाता है, जो किसका भाग है, कॉर्टेक्स का भाग है, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं बर्तीनी स्तंभ। इसे हम क्या कहते हैं, इन्हें हम बर्तीनी स्तंभ कहते हैं।
बढ़ती हुई स्तंभ कहते हैं। ठीक है, इस पिरामिड में कुछ इस प्रकार की रेखाएं, धारियां दिखाई दे रही है। ये कोर्टेक्स में भी है और इस पिरामिड यानी मेडुला में भी है। तो इनको हम कहते हैं मेडुलरी किरणें या मेडुलरी रेज। ठीक है ना, ये आपको कोर्टेक्स और मेडुला दोनों में दिखाई देती है। यह एक्चुअल में क्या होती है? ठीक है, इन मेडुलरी रेज को हम कहते हैं नेफ्रॉन या वृक्काणु। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो किडनी है ये रक्त शोधन का काम करती है। ये अतिरिक्त जल, अतिरिक्त लवण और यूरिया को रुधिर से छानने का काम करती है। तो वो जो छानने की क्रिया है वो कहाँ होती है? इसी नेफ्रॉन में होती है। लंबी कुंडलित संरचना होती है और इनकी संख्या प्रत्येक वृक्क में 10 से 12 लाख होती है। रक्त शोधन की क्रिया इसमें होती है। रक्त शोधन की क्रिया होती है जिससे बनता है मूत्र या यूरिन। और ये जो नेफ्रॉन और वृक्काणु है ये प्रत्येक वृक्क के अंदर संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाते हैं। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बताइए तो वो है वृक्काणु या नेफ्रॉन। वृक्काणु का दूसरा नाम नेफ्रॉन है। जहां रक्त शोधन क्रिया होती है, मूत्र बनता है, वह पेल्विस में प्रत्येक वाहिनी के द्वारा पेल्विस में आएगा और पेल्विस से वह जो मूत्र है, मूत्र वाहिनी है जो कीपाकार वाहिनी है, यह उसको ग्रहण कर लेती है और मूत्राशय में ले जाती है। ये इस प्रकार से ये वृक्कीय धमनी है। वृक्कीय धमनी रुधिर लाती है और वृक्कीय शिरा, लसिका वाहिनी, तंत्रिकाएं वो भी जुड़ी हुई होती है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने जो है वृक्क की संरचना ली, इसकी स्थिति, संरचना, आकार और इसके जो आंतरिक भाग हैं वो हमने देखे। एक चीज और है कि जो मानव वृक्क है यह वेल डेवलप होता है। तो इस टाइप के हम प्रकार को कहते हैं मेटानेफ्रिक, यानी कि मानव का जो वृक्क है वह मेटानेफ्रिक प्रकार का होता है, यानी कि सुविकसित प्रकार का होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है नेफ्रॉन वेल डेवलप होते हैं, संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं, रक्त शोधन की क्रिया होती है। अगर किडनी फेल हो जाती है, जो डायबिटीज रोगी हैं या ज्यादा शराब का सेवन करने वाले जो होते हैं, तो उन व्यक्तियों के अंदर क्या होता है कि किडनी कार्य करना धीरे धीरे बंद कर देती है। तो उस वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर का जो पूरा रुधिर है वो रक्त शोधन होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन उपापचय होता ही है, उसके फलस्वरूप अमोनिया बनती है, यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। किडनी ये काम नहीं कर पाती, जिस वजह से वो ब्लड जो है पूरा गंदा हो जाता है, तो व्यक्ति की जो है रोगी होने के पूरे चांस होते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर जो है हीमोडायलिसिस क्रिया कराई जाती है, जिसमें चिकित्सकीय उपकरणों के माध्यम से जो है रोगी का रुधिर है जो कृत्रिम रूप से शोधन किया जाता है। क्लियर है? और वृक्क प्रत्यारोपण के द्वारा भी जो है रोगी की जान बचाई जा सकती है। तब आपने देखा होगा कि हमारे जो दो किडनी हैं ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, समझ रहे हो? अगला जो हमारी संरचना है वह है नेफ्रॉन की संरचना। ये नेफ्रॉन की संरचना हम लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? जो यहाँ पर ये पाई जाती है कोर्टेक्स और मेडुला भाग में, तो हम देखेंगे कि कौन सा भाग नेफ्रॉन का, कौन सा भाग कोर्टेक्स में होता है, कौन सा मेडुला में होता है। अच्छे से ध्यान दो आप। कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आई है या आपके रह गई है समझने में, तो आप वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख सकते हो, समझ सकते हो। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारे ये जो ह्यूमन किडनी है इसका स्ट्रक्चर हो चुका है। अगला अपना टॉपिक है नेफ्रॉन या वृक्काणु की संरचना।